आज के शो में माशी और इक्तिसादी बहरान की बाज़गश्त, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मुतालबा, इसहाक डार की वजाहतें, आलमी बैंक की मंजर कशी, माशी एदादो शुमार, नंबर्स का हेर फेर, हक़ाइक़ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आप देखा जाए और आज से कुछ दिन कबल तक जो अब तक बाज़गश्त है, जो इस वक्त माशी बहरान, इक़्तिसादी बहरान की बातें हो रही हैं पूरे मुल्क में, जिसमें जगह जगह से र्यूमर्स और तरह तरह की बातें की जा रही हैं, वाकई में क्या किस बहरान का हमको सामना है, किधर खड़े हैं हम लोग इस वक्त, क्या बड़े अहम तरीन खदशात हैं जो हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो आगे जाकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम जो पाकिस्तान का पोजीशन इस वक्त है इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब हालिया दिनों में वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और कल उस स्टेटमेंट के ऊपर आलमी बैंक से कहा गया, जी आलमी बैंक ने यह वजाहत दी कि 18 अरब डॉलर, 17 से 18 अरब डॉलर हमें फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। इससे पहले ये जो अमाउंट थी वो 31 अरब डॉलर बताई गई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मरकजी बैंक की एनुअल स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, उसमें भी कुछ एदादो शुमार बताए गए और अहम तरीन तौर पर इसमें भी एक्सटर्नल साइड पे जो हमें प्रेशर्स हैं उसका जिक्र किया गया। अहम तरीन बात यह जी कि इसहाक डार साहब ने भी कल कुछ वजाहतें पेश करी, वजीर खजाना ने, और इस पूरी सूरत हाल में हम सबके जहनों में सवाल यह है कि हमारा मुल्क किन माशी मुश्किलात से दो चार है, वो कितनी संगीन मुश्किलात हैं, उनसे क्या खतरात लाहक हैं, उससे क्या खुदा ना खास्ता मुल्क की सलामती, क्योंकि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात पीपल्स पार्टी ने की है उसके हदोखाल आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर क्या है, आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सियासतदान, आखिरकार मुल्क को किन खतरात का इस वक्त सामना है। मईशत को लेकर ISPR और इस वक्त एहसान इकबाल साहब के दरमियान जो बात आई थी सामने, उस पर भी काफी चर्चा हुआ, काफी बहस हुई, लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर आज प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे कि माशी एदादो शुमार, ये इस वक्त जो नंबर्स का गेम है, ये हकीकी मायनों में सच्चा है, पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो हकीकत है या हकीकत उसके बरक्स कुछ और है, हम बेनकाब करेंगे आज प्रोग्राम में। हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल साइड, फिस्कल साइड, पाकिस्तान के डेट्स, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट, वो सब किधर स्टैंड करता है और माशी तज़्ज़े-ए-निगार मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह से देखते हैं, माशी तौर पर कितना मुस्तहकम पाकिस्तान हमको नजर आता है, बिलखुसूस 2018 में जहां IMF की बातें की जा रही हैं। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे तमाम मुहर्रिकात, तमाम हकायक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हैं, संगीन नौयत के। हम नेशनल सिक्योरिटी पर, मुल्क की जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। माशी सूरत हाल कितनी गमगीन, कितनी संगीन, कितनी इस वक्त अहमियत की हामिल है, जिस पर हमारी तवज्जो शायद नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब पर तो खुद नैब के केसेस चल रहे हैं इस वक्त। कल उन्होंने वजाहतें दी हैं, काफी दिनों बाद साइलेंस अपना तोड़ा है, लेकिन उसमें भी जो उन्होंने नंबर्स कोट किए हैं, जो उसमें उन्होंने सूरत हाल बताई है, उसमें बिलखुसूस बात यह है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के ऊपर उन्होंने जो बात की थी, जिसका मैंने हवाला भी दिया, जो उन्होंने रीअसेस किया अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को, उन्होंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को उसमें से निकाल दिया। वो कहते हैं अब 18 अरब डॉलर हमें चाहिए होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है? खुदा ना खास्ता। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, माहिर इक्तिसादी उमूर, सीनियर तज़्ज़े-ए-निगार, इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, साबिक डायरेक्टर नैब हैं, अहम तरीन उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। फारूक सलीम साहब, आपकी तरफ आप सर बताएं, क्या इसहाक डार साहब ने जो पिक्चर पेंट की है कल, वो पिक्चर दुरुस्त है, या पिक्चर जो कुछ दिन कबल वर्ल्ड बैंक ने पेंट की थी वो पिक्चर सही है? हमें क्या खतरात हैं फारूक सलीम साहब? क्या हमारी आंखें बंद है? क्या होने वाला है मुल्क में? क्या होगा माशी तौर पे?
देखिए, मईशत को दो जावियों से देखा जा सकता है। एक कहलाता है फॉरवर्ड लुक के आगे क्या होने वाला है, और एक है बैकवर्ड लुक के आप पीछे मुड़ के देखें कि पिछले 3.5-4 साल में क्या हुआ। इस वक्त आई थिंक हमें पीछे देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारी बातें की गई कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। इस वक्त हमें फॉरवर्ड लुक करना है कि अगले 3 से 4 से 5 महीने में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। देखिए, 2 या 3 बड़े ही सिंपल नंबर्स हैं जो आम आदमी की समझ आने के काबिल हैं। इस वक्त स्टेट बैंक ये कह रहा है कि उनके पास 14 अरब डॉलर पड़े हैं खजाने में, और अगस्त की जो इंपोर्ट की फिगर आई है वो 5.5 अरब माहाना की इंपोर्ट हुई है अगस्त के महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट कवरेज जो है वो 2.5-3 महीने से ज़्यादा का नहीं है। ऐसा देखिए नहीं होना चाहिए। ये 21 करोड़ पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का सवाल है, और यहाँ हुकूमत के पास सिर्फ इंपोर्ट कवरेज जो है वो 2.5 से 3 महीने का पड़ा है। अगर आप देखें पिछले 2 महीनों में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है वो डॉक्टर साहब एक चीज बीच में, क्योंकि क्या ये बदतरीन सतह तारीख में है, या फिर इससे पहले 2008 में जिस तरह कहा जा रहा है हुकूमती वजीरों की तरफ से कि 2008 में हम इससे बुरी सूरत हाल में अपने डेफिसिट के हवाले से थे, यानी इससे बदतर सूरत हाल थी 2008 में। ये बात सही है क्या फरोज सलीम साहब, या ये बदतरीन सूरत हाल? देखिए, पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में कभी भी हमारा सालाना तजारती खसारा जो है वो 32 अरब डॉलर का नहीं हुआ। पिछले 70 साल की माशी तारीख में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 12.1 बिलियन का जो पिछले माली साल में हुआ वो 70 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही तारीखी चीज़ें हैं जो कर्जाजात का हवाला देते हैं। कर्जाजात को अगर देखा जाए तो 1947 से लेके और सन 2008 तक जितने साल गुजरे उसमें फी कस कर्जा जो हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत पे था वो 40,000 रुपए फी कस का कर्जा था। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और वो पिछले 50-55 साल का कर्जा जो है वो 5 साल में डबल हो गया। वो 40,000 फी कस से 80,000 फी कस पे पहुंच गया, और पिछले 4 सालों में वो 80,000 रुपया फी कस से बढ़ के अब 1,20,000 रुपया फी कस हो गया। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो अभी पैदा भी हो रहा है, बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत, उसके ऊपर फीकस कर्जा जो है वो 1,20,000 रुपए तक पहुंच चुका है। ये अनसस्टेनेबल कर्जा है। हमने पिछले सिर्फ 4 सालों में 50 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ सूद की मद में पे किया है। 50 अरब डॉलर। आप अंदाजा कीजिए कि हमारा जो डिफेंस का बजट है वो 4 सालों का मिला के 25-30 नहीं बनता। 50 अरब डॉलर हमने सूद की मद में अपने कर्जाजात के ऊपर पे कर दिया है। तो हालात बहुत गंभीर हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुए। सर, तो आप फरोज साहब आपने इंपोर्ट कवर की बात की, आपने ये भी मैंने पूछा कि बदतरीन हालात है, तो यानी आगे 3-4 महीने अहम है माशी सूरत हाल के लिहाज से, यानी खुदा ना खास्ता सिचुएशन जो हमारी क्रेडिट को या हमारे बैंक सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर को जो स्टेबिलिटी को जिसका खतरा है वो 2-3 माह अगले अहम है, अगला 1 साल अहम है, यानी मार्च 2018, अप्रैल 2018, यानी कब तक ये जो हमारे रिजर्व जिस तरह गिर रहे हैं, 5 अरब डॉलर गिर चुके हैं पिछले कुछ माह में, ये कब तक सस्टेन यानी हम कर सकते हैं, कब तक ये सूरत हाल प्रोलॉन्ग कर सकती है, मैक्सिमम कहां तक हम जा सकते हैं फरोज साहब? देखिए, कोई खतरा हमारे बैंकिंग सेक्टर को नहीं है। कोई ख़तरा हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको नहीं है। ख़तरा ये आ रहा है कि हमें IMF के पास जाने पे हम मजबूर हो जाएंगे। जब हमारे पास महीने भर का रिजर्व रह जाएगा, इंपोर्ट कवरेज का रह जाएगा, तो तारीख में हमेशा ऐसे हुआ है कि महीने 1.5 महीने का रिजर्व रह जाता है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास जाएं। अब उसके बाद होता यह है कि IMF जो है वो प्योरली एक फाइनेंशियल इदारा, एक मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है, और वो जो उसके मालकान हैं उनका सियासी एजेंडा लेके भी आगे बढ़ता है। अगर आप वोटिंग पावर को चेक करें IMF के अंदर तो उनके पास, अमेरिका के पास 8,31,047 वोट हैं। अगर अमेरिका का एक हाथ खड़ा होता है तो 8,31,000 वोट खड़े होते हैं। उसमें डर ये हो जाता है कि जब हम IMF के पास जाएंगे तो वो अपनी शराइत मनवाएगा, और वो IMF की शराइत नहीं होंगी, वो बैरूनी ममालिक की शराइत होंगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने पे हमें मजबूर किया जा सकता है। ये बड़ा अहम तरीन पहलू है सर, ये तो बड़ा अहम तरीन पहलू है फरोज साहब ने जो हाईलाइट किया। फारूक हमीद साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि
फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इस्तिलाह अभी हमने पीपल्स पार्टी से, जो अभी उनके को चेयरमैन ने मुतालबा किया, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है इस वक्त फारूक हमीद साहब, आर्टिकल 235 आज आर्टिकल लिखे गए इसके ऊपर। इस वक्त वकार मसूद साहब जो साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस है, उनका भी एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि आर्टिकल 235 का जो क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है, वो किन सूरत हाल में, जो 3 अहम तरीन सूरत हाल जिस तरह इस आर्टिकल में बयान भी की गई है कि जब आप इकोनॉमिक लाइफ को खतरा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा होता है, क्रेडिट टू पाकिस्तान, जो 3 अहम फैक्टर्स होते हैं। तो सर ये आर्टिकल 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी की सूरत हाल बन रही है फारूक हमीद साहब, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, या अभी नहीं बन रही है आपकी नजर में फारूक हमीद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सफियान। बिल्कुल, मैंने भी आज ये वकार साहब का जो आर्टिकल है मैंने पढ़ा द न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 235 की बात की है कि आइन में प्रोविजन है इस किस्म की इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाना, और ख़ासकर जबकि बहुत ग्रेव और सूरत हाल पैदा हो जाए आपकी मईशत के सिलसिले से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वो हम उस वक्त तक का इंतज़ार करेंगे जबकि पानी ऊपर से गुजर जाएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, और फिर हम कभी इधर मारे फिरेंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास जाएंगे, कभी IMF के पास कि यार हमारे पैसे ख़त्म हो गए, अब कशकोल दी, ये हमारी देगा, खुदा के लिए इस पर पैसे डालो और हमें बेल आउट करो। तो जो अक्लमंदी होती है, जो स्टेटमेंटशिप होती है, जो लीडरशिप होती है, वो हमेशा मुश्किल हालात को अवॉइड करने की कोशिश करती है, प्रीएम्प्ट करती है, प्रोएक्टिव होती है। और यही वजह है कि मेरा ख्याल है फौज ने अपनी तशवीश शो की है, अपने कंसर्न शो किया है अपना टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में वो कहते रहे हैं कि जनाब इकोनॉमी जो है मामला ठीक नहीं है, इसको संभालें, सख्त फैसलों की जरूरत है, टफ इकोनॉमिक मेजर्स की जरूरत है, और नेशनल लेवल पर ऑस्टेरिटी की जरूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट को ठीक किया जाए, अपनी बेल्ट को टाइट किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि वहां पर इनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, और ये देख रहे थे कि वो गवर्नमेंट जो है जिस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट, वो तो बस फर्द जुर्म ओरिएंटेड है, वो तो नवाज शरीफ फैमिली को प्रोटेक्ट करने के उसी मामलात में लगी हुई है, वो तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं उनके सारे वज़रा। तो फिर उनको आके एक बात करना पड़ी कि जिस तरह ये तो आपने पूरा हवाला आप दे रहे हैं, बिल्कुल आप दे भी, लेकिन सर मुझे बताएं अभी जो फरूख सलीम साहब ने जो पूरी मंजरकशी की है हमारी मईशत की, और अहम तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख दिए, अब उससे तो बड़ी बिल्कुल जो एक्सटर्नल साइड है हमारी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारे आगे जाकर इंपोर्ट और जो जिस तरह बढ़ रहा है इस वक्त उसका हजम, उसको सामने रखते हुए फारूक हमीद साहब आपको कितना इस वक्त आगे मुस्तकबिल को देखकर एक्सटर्नल साइड से खौफ आ रहा है इस वक्त? आपको आ रहा है जो फरूक सलीम साहब ने बताया जिस तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स, कितने इस वक्त खतरनाक है मामला आगे जाके अगर हमने कुछ इस वक्त मेजर्स नहीं लिए तो? आपकी नजर? मैं ये समझता हूं बिल्कुल ये एक बड़ी सीरियस सूरत हाल है आपकी इकोनॉमी के लिए, खासकर अगले 3-4 महीने। और जो डॉक्टर फरूख सलीम साहब जो एक्सटर्नल डेट की बात करें कि ठीक है 50 अरब लिया गया पिछले 10 साल के अंदर, और उसकी आगे जो पेमेंट होनी है $18 अरब का फिगर लिया जा रहा है कि जी इसको सस्टेन करने के लिए एक्सटर्नल डेट वगैरह वगैरह। लेकिन ये 2 चीजें आप और भूल रहे हैं। नंबर 1 ये आपके जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जिसमें ये शामिल है, रेलवेज है, PIA है, PIA का जो लॉसेज है वो तो 400 अरब रुपए को क्रॉस कर गया है। इसी तरह जो आपके ये सर्कुलर डेट है वो भी 600-700 अरब का फिगर जो है मुख्तलिफ लोग जो है माहिरीन कोट कर रहे हैं। तो ये डेट कौन क्लियर करेगा? ये भी तो हमने, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। मतलब ये कि सिर्फ एक्सटर्नल डेट का जो मामला है वो नहीं है, बल्कि ये इंटरनल मामला ये भी हैं। देखें, इसहाक डार साहब को अपना इमरान खान ने सही खिताब दिया था कि वो इकोनॉमिक हिटमैन है। मैंने कल इसहाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी है, बिलीव मी मुझे अफसोस हुआ, थोड़ा तरस भी आया उनकी हालत देख के। उनसे तो अल्फाज नहीं निकल रहे थे, और मुझे समझ नहीं आती कि वो अपनी अजियत को भी खत्म करें और इस कौम को भी अजियत से निकालें। खुदारा अभी भी वो मेरा ख्याल है वो अपना, लेकिन फारूक हमीद साहब ये तमाम मेजर्स तैयार नहीं है। फारूक हमीद साहब हमारी जो डेट पोजीशन है, सर्कुलर डेट पोजीशन है, एक्सटर्नल साइड है, फिस्कल साइड, ये तमाम चीजें करेक्ट हो सकती हैं पॉलिसी मेजर से। सर तो फिर इसहाक डार साहब नहीं, फारूक हमीद साहब, तो कोई टेक्नोक्रेट आए? कौन है? यानी मेरा तो टेक्नोक्रेट से कोई सियासी जमात में कोई टेक्नोक्रेट आ जाए, असद उमर साहब समझ सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के PTI से आके, यानी कोई पॉलिटिकल में आपको पॉलिटिशियन नवीद कमर साहब या कोई कौन नजर आ रहा है जो कर सकता है? इसहाक डार साहब जो नहीं कर रहे वो कोई और कर सकता है, कौन है वो नाम फारूक हमीद साहब? या कोई और आए, कहां से कौन आके सही करेगा ये सारे मेजर्स?
देखिए, पहली बात तो ये कि ये सर हम इसहाक डार साहब पे 100% ब्लेम नहीं डालते। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये सारा मामला जो है खराब होना शुरू हुआ था कि आफ्टर वो जो सर्कुलर डेट था 480 अरब रुपए का, वो तो पीपल्स पार्टी के दौर में सारा मिसमैनेज हुआ था और ये जीरो से शुरू हुए 2013 में, आज वो फिर वो 500-600 अरब हो गया। मैं आपकी बात मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक्सपर्ट, लेकिन इसहाक डार साहब बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है। इसहाक डार साहब इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो बेसिकली अकाउंटेंट थे अपने इत्तेफाक और ये शरीफ फैमिली के, उनको आपने लगा दिया इकोनॉमिक मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर। और भाई फाइनेंस मिनिस्टर को इज नॉट अ जोक। ये तो आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने ये सवाल मैं डॉक्टर साहब के सामने, फरूख सलीम साहब के सामने भी रखूंगा, लेकिन डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी साथ हैं हमारे सीनियर माशी तंजीम में, इस पर ज्वाइन करें टेलीफोन पे, तो उनसे बात करें। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, सर क्या जो पिक्चर इसहाक डार साहब ने कल पेंट की है वो पिक्चर, फिर जो वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ दिन कबल अपनी जो साउथ एशिया इकोनॉमिक आउटलुक था उसमें जो उन्होंने फिगर्स बताए थे वो, सर आगे क्या खतरात है? यानी क्या हमारे हुक्मरान उन खतरात से आगाह हैं, या हमारी आवाम को आगाह किया जा रहा है कि हमें बहुत शदीद खतरा है, या हम एग्जैजरेट कर रहे हैं चीजों को बहुत ज्यादा एक्सटर्नल साइड को लेकर, बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर? आखिर हम किधर खड़े हैं इस वक्त अशफाक हसन साहब आपकी नजर में? यार आप इतने तेज मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे तो समझ नहीं आपके सवाल क्या है। मेरी आवाज ऐसे नहीं पहुंची है। जी अशफाक साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्सटर्नल साइड पे जो खतरात हैं कितने संगीन है आपकी नजर में? यानी वो खतरा ज्यादा एग्जैजरेट करके हम बता रहे हैं, या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सही है पिक्चर? कौन सी हकीकत सही है? क्या हकीकत है सर अशफाक साहब? जी जी, अब जरा हौसला से सुने, बहुत तेज आप बोल रहे हैं। जी देखें, ये एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट में पाकिस्तान का बहुत सीरियस चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि हमारा करंट अकाउंट गैप जो है बहुत तेजी से बढ़ा है और मेरे फोरकास्ट के मुताबिक इस साल तकरीबन $18 बिलियन का होगा। हमें $9 बिलियन की डेट सर्विसिंग करने के डॉलर चाहिए होंगे, तो टोटल हमें इस माली साल में $27 बिलियन चाहिए। हमें बाहर से मुख्तलिफ ममालिक से आएंगे भी पैसे हमारे पास में। ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, कुछ बायलैटरल्स हैं वो यहाँ से आएंगे। इसी तरीके से चाइना के सोर्सेज से पैसे आएंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आएंगे। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन $12 बिलियन यहाँ से आएंगे। अच्छा, तो जो गैप है हमारा 27 माइनस 12, ये $15 बिलियन इज एन इशू कि ये कहां से पूरा होगा, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो ये जो चैलेंज आज हम देख रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है। हमने 98-99 में भी ये चैलेंज देखा जी, जब हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए थे और तमाम इनफ्लोज रुक गए थे, तो हमें यही इसी किस्म का क्राइसिस था। लेकिन उस वक्त ये था कि कोई एक गवर्नमेंट थी फंक्शनल जो कुछ एक्शन ले रही थी, कोई मेजर्स ले रही थी। फिर हमने देखा 2007-8 में जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कोई $60-61 से बढ़ के वो $147 पे पहुंच गया, तो एक सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसे आज है बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। लेकिन उस वक्त भी एक गवर्नमेंट थी, चाहे जिस तरीके की भी थी, जिस हालत में भी थी, लेकिन एक फंक्शनल गवर्नमेंट थी, उनके लोग बैठ के कुछ एक्शन ले रहे थे। आज मुश्किल ये हो गया है कि चैलेंज वही पुराना है, लेकिन फर्क यह है कि आज एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है। ये इसकी वजह से ये जो इश्यूज हैं हमारे यहाँ पर ये ज्यादा हो गए हैं कि ये गवर्नमेंट जब डिसफंक्शनल हो, जो आप देख रहे हैं कि कोई वजीर पता नहीं कोई हर शख्स हर लैंग्वेज हर सब्जेक्ट पे बोल रहा होता है। इंटीरियर मिनिस्टर भी इकोनॉमी पे बोल रहा होता है, रिलीजियस अफेयर भी इकोनॉमी पे बोल रहा होता है। बड़ी सही आपने फ्री फॉर ऑल हो गया है जी। ये जो आपने डिसफंक्शनल वाली बात की है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपसे एक अहम तरीन बात ये पूछनी है कि ये जो कंपैरिजन होता है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर सियासी जमात का या एक टेक्नोक्रेट जो उस वक्त हम अगर वजीर इंस्टॉल करें एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, जिस तरह अशफाक हसन साहब भी बता रहे हैं, ये जो मसला है ये चंद साल बाद दोबारा आ जाता है। यानी हम ग्रोथ के स्टेज में आते हैं और उस स्टेज में आने के फौरन बाद हमें फेस करना पड़ता है बिल्कुल इसी तरह का क्राइसिस, फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। तो ये कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर प्लेस किया जाए, पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी PMLN, अब जो पीपल्स पार्टी के दौर में देखा जब जा रहे थे तो यही हुआ, PMLN के दौर में, तो इसका हल क्या है? यानी ये क्यों बार बार होता है फरूख सलीम साहब? सस्टेन क्यों नहीं हो रही हमारी ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही फरूख सलीम साहब?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चैलेंजेस जिसका डॉक्टर इशफाक साहब ने जिक्र किया, जो पहले हमने फेस किए हैं, नौयत चैलेंजेस की वही है, लेकिन इस वक्त जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है। अब देखिए कि 2013 में जब हम IMF के पास गए थे तो हमें 6.6 बिलियन डॉलर मिला था 3 साल के लिए, और हमने मिठाई बांटी थी कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। अब डॉक्टर इशफाक साहब ने खुद ही 15 बिलियन डॉलर का गैप बता दिया है, तो हुजम जो है, जो चैलेंजेस का साइज है वो बहुत ही बड़ा हो गया है। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के हवाले से देखिए, हमने अपने चैलेंजेस का, अपने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी, आर्टिकल 235 का आपने जिक्र किया, तो ऑटोमेटिकली हल निकल आएगा। देखिए, हल इस मुल्क के अंदर मौजूद है। हमें करेक्टिव मेजर्स, जिसको इस्लाही इकदामात कहते हैं, हमने वो उठाने हैं। इस्लाही इकदामात में हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें इंपोर्ट्स कम करनी है, हमने अपना रुपी का जो वैल्यू है, इंटरनेशनल वैल्यू, उसको दुरुस्त करना है, हमने अपने कर्जा जात जो है उसको सही तरह मैनेज करना है। करेक्टिव मेजर्स उठाने वाला कोई नहीं है। करूंगा अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 235 के जुमरे में जरा बयान भी कर दें, क्योंकि जो आप कह रहे हैं पॉलिसी मेजर्स हमें लेने, क्या वो पॉलिसी मेजर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो सदर लगाते हैं अगर सूबों में गवर्नर के जरिए, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं लग सकते? क्या पॉलिसी मेजर्स नहीं हो सकते? यानी इमरजेंसी से मुराद लोग समझते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी। क्या इसकी डेफिनेशन कर दें जरा फारूक सलीम साहब, क्या है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी? देखिए हमें इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो एक खौफ का जो लहर है वो नहीं फैलानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, और अगर आप डिक्लेयर कर भी दें और फिर यही हुकूमत के पास चला जाए और कोई इकदामात ना उठाए जाएं तो कोई हल नहीं निकलेगा। यहाँ हल फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेरेशन में नहीं है, यहाँ पे आपने हुकूमत को फंक्शनल करना है जो कि ये करेक्टिव मेजर्स ले सके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि करेक्टिव मेजर्स जिसकी जिम्मेवारी बन रही है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है अपने केसेस के ऊपर, नंबर 1, और नंबर 2 के इसहाक डार साहब ने जो नुस्खात दिए थे, जो प्रिस्क्रिप्शंस दी थी पाकिस्तान की माशी बीमारियों के हवाले से, वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही। तो ये दो चीजें जो हैं यहाँ पे आपने इस्लाही सीधी राह इख्तियार करनी। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद आते हैं, क्योंकि जो स्टेट की बात की डिसफंक्शनल है इस वक्त, ये बात बड़ी अहम है इशफाक साहब की कि पहले भी सूरत हाल देखिए, लेकिन पहले वजीर थे, हुकूमतें थी, अब वजीर जो है वो खुद नैब के केसेस भुगत रहे हैं। तो कौन सही करेगा ये सब कुछ जो जिस मुल्क को जिस कंडीशन का सामना है माशी तौर पर? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतल्लिक। आखिरकार मुस्तकबिल करीब में क्या नजर आता है, फिर लॉन्ग टर्म में क्या नजर आता है, हम क्या जो खतरात से दो चार हैं, हमारी जो रियासत है बिलखुसूस जो हमारी हुकूमत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो अपने केसेस में इस वक्त उलझे हुए हैं, वो कितने तैयार हैं उन तमाम चीज़ों का सामना करने के लिए, उनके पास क्या पॉलिसी मेजर्स हैं उन चीज़ों से डील करने के लिए। हालिया दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी एनुअल रिपोर्ट जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट है वो भी आई, जिसमें इन एक्सटर्नल चैलेंजेस का जिक्र हुआ। इसमें भी बताया गया कि एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को है, और यही कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ दिन कबल कहा गया, जब जिस गैप की बात अशफाक हसन साहब कह रहे थे 15 अरब डॉलर, वर्ल्ड बैंक ने 31 अरब डॉलर कहा कि हमें जरूरत पड़ेगी फाइनेंसिंग की 31 बिलियन डॉलर्स की। और आज उनकी तरफ से दोबारा एक प्रेस रिलीज की सूरत में कल कहा गया कि हमने वो फिगर जो कोट की थी उसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को शामिल किया था, उसके बगैर तकरीबन 18 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमें रकम की जरूरत पड़ेगी अपने एक्सटर्नल अकाउंट को फाइनेंस करने के लिए। तो ये सूरत हाल है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सर ये जो इस्तिलाह आपके नजदीक ये हल नहीं है, अभी आपने कहा कि ये हल नहीं है, ये पॉलिसी मेजर्स हमें लेने हैं, वो लेगा कौन फारूक सलीम साहब? जब इसहाक डार साहब तो केसेस में उलझे हुए, कौन लेगा ये मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स? देखिए
जी, पहली बात तो यह है कि बेशुमार माशी बीमारियां, माशी चैलेंजेस जिनका हमको सामना है वो खुद साख्ता हैं, वो हमने खुद ही अपने ऊपर इम्पोज कर रखी हैं। उनके सॉल्यूशंस जो हैं, उनके हल जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जो चीज़ों की कमी रह जाती है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी नीयत की कमी रह जाती है। अगर सियासी नीयत को लेके आगे बढ़ें और हम अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाल कर दें, उसको ऑपरेटिव बना दें, तो फिर हमें सोचना यह है कि हमने एक्सपोर्ट्स जो गिर रही हैं उनके पीछे वजूहात क्या हैं। बड़ी सिंपल किस्म की वजूहात हैं। एक्सपोर्टर्स बताते हैं कि बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, और रुपए की वैल्यू की वो बात करते हैं कि ओवर वैल्यूड है। इसके जो सोल्यूशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और हमें सिर्फ उनको उठाने की जरूरत पड़ेगी। अगर इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं तो उनको कर्ब करने का, उनको कम करने का सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसमें टैरिफ के स्टांस भी लिए जा सकते हैं और दूसरी चीजें इस्तेमाल जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं उनकी रुकावट की जा सकती है। तो रुपए की वैल्यू, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इंपोर्ट्स को कम करना, ये इकदामात हैं जिनके पीछे सिर्फ आपको सियासी नीयत, काबिलियत चाहिए। काबिलियत इस मुल्क के अंदर मौजूद है। मैं समझता हूं कि सिर्फ सियासी नीयत की कमी है। नहीं तो फरूख साहब, आपने एसआरओ देखा है आज जो आया है जिसके अंदर रेगुलेटरी ड्यूटी जो इस वक्त है इंपोज की गई है उन तमाम कुछ आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्ट होते हैं, इससे कीमतों में फर्क पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स हैं, दीगर प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं जिन पर इंपोर्ट का वेटेज बढ़ता है। और इसके अलावा एक एक्सपोर्ट पैकेज है 180 अरब रुपए का टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जिसकी बात होती है। तो सिर्फ वो ये ड्यूटी ड्रॉबैक्स, एक्सपोर्ट पैकेज 180 बिलियन रुपीस का, और फिर ये जो आज जो एसआरओ है जो इस पर ड्यूटी रेगुलेटरी इंपोज की गई है, बढ़ाई गई है कुछ आइटम्स पे, तो इसका मतलब गवर्नमेंट सही सिमत में जा रही है? क्या देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, या फिर बहुत देर कर दी आने में? फरूख अली साहब देखिए, आप 180 बिलियन रुपए के पैकेज की, टेक्सटाइल पैकेज की जो बात कर रहे हैं, ये कई महीने पहले ऐलान किया गया था। और इसमें से अगर आप टेक्सटाइल मिल वालों से पूछें, एप्टमा वालों से पूछें, तो सिर्फ 4 अरब रुपया एक्चुअली रिलीज किया गया है। सिर्फ ऐलानात करने से, अखबार में इश्तिहारात देने से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल नहीं होते। आप हुक्मरानी जो है वो इश्तिहारात दे के और पैकेजेस का ऐलान करके प्रॉब्लम्स हल नहीं कर सकते। आप अंदाजा कीजिए कि 180 अरब रुपए का पैकेज है, सिर्फ 4 अरब रुपया उसमें से एक्चुअल रिलीज किया गया है। हमारे बजट के पास इन चीजों के लिए, इन इकदामात के लिए कोई एलोकेशन की ही नहीं गई थी। ये सियासी नाराबाजी जरूर की जा सकती है कि हमने 180 अरब का पैकेज अनाउंस कर दिया, और जमीनी हकीकत यह है कि उसमें सिर्फ जो है 4 अरब रुपया जो है वो एक्चुअली रिलीज किया गया। इकदामात जब तक नहीं उठाए जाएंगे, सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने की वजह से आपकी इंपोर्ट्स कम नहीं हो जाएंगी। आपको फोकस करना है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। हमारे यहाँ इशू ये है कि अगर इंपोर्ट की आप डिटेल देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको इंपोर्ट किए बगैर हम नहीं रह सकते। तेल का बहुत बड़ा आइटम है, 11 से 12 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट किया जाता है। हम जो कुकिंग ऑयल है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये चीजें इंपोर्ट करना बंद कर देंगे या इनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो पाकिस्तान का गरीब तरीन सेगमेंट है, आबादी का हिस्सा है, सारा बोझ उसके ऊपर पड़ेगा। यहां पे फोकस होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जाए ताकि बजटरी खसारा कम किया जाए। ये जो फोकस है एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, फरूख सलीम साहब, ये अनफॉर्चुनेटली आपको नजर आता है कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ, इंपोर्ट लेड ग्रोथ जो हमारी है, ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और ये इस वक्त पीएमएलएन के दौर में भी। तो ये मसला स्टाइल ऑफ गवर्नेंस का है या मसला इस वक्त जो है कि पाकिस्तान की जो बेस है, इकोनॉमी बेस, उसके अंदर इतनी सरायत कर चुका है कि कोई भी हुकूमत आए, नून, पीपल्स पार्टी या फौजी हुकूमत आ जाए, तो होता यही है कंजम्पशन लेड ग्रोथ। ये तो हमारा स्टाइल बन चुका है। क्या हो गया फरूख साहब इसमें? आपको लगता है कि गवर्नेंस चेंज या शक्लों के चेंज से ही फर्क हो सकता है? देखिए, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं हुकूमती पॉलिसीज़ के अंदर। हमने जब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पाकिस्तान का वो श्रिंक करता चला जा रहा है, वो सुकड़ता चला जा रहा है। जो हुकूमत के टैक्स पॉलिसी है वो बेतहाशा बोझ जो है वो सनती सेक्टर के ऊपर डाल देता है। ये सनती सेक्टर बड़ी तेज़ी से ग्रो हुआ था अयूब खान के ज़माने में, जब 8-9% से बढ़ता ये तकरीबन 13% पे पहुँच गया। फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये 18% पे पहुंच गया था।
18.5% मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद ये 2006 में पीक किया है और 2006 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये मुसलसल गिरता चला जा रहा है और अब हम तकरीबन 13-13.5% पे पहुंच गए हैं। अच्छा। तो हुकूमती पॉलिसीज इसके पीछे कमजोर पॉलिसीज जो हैं जो डिस्प्रपोर्शनेट वजन डाल देती हैं टैक्स का सनती सेक्टर के ऊपर, उसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। फिर जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हमारे पावर सेक्टर के अंदर एग्रीमेंट्स हैं जो अगले 15-15, 20-20 साल के एग्रीमेंट्स हमने महंगी बिजली के हवाले से कर दिए हैं। सनतकार ये कहते हैं कि महंगी बिजली ना होने की बराबर है। आपको महंगी बिजली आपने बना ली, वो आप सनतकार को दें या ना दें, उसका किसी हवाले से उसका फायदा ये नहीं हो सकता। बहुत सारी मिलें जो टेक्सटाइल मिलें पंजाब के अंदर बंद हो रही हैं, अगर आप एप्टमा पंजाब सेक्टर से रुजू करें तो वो आपको बताएंगे कि ये एलएनजी की वजह से बंद हो रही हैं। जो एलएनजी के मुआहदे हमने अगले 15 साल के कर डाले हैं और महंगी एलएनजी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, वो टेक्सटाइल मिलें कोई 100 से 125 मिलें इस वक्त पंजाब में बंद हो गई हैं। तो ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये खुद साख्ता पॉलिसीज हैं, ये हुकूमत की पॉलिसीज हैं और अगर इन पॉलिसीज को रिवर्स ना किया गया तो ये मामला जारी रहेगा। तो बड़ी अच्छी बात यह है फिरोज साहब की बातों से जो मैं ड्राइव कर रहा हूं कि मामला सही हो सकते हैं, सही सेंस में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिसी मेजर्स की जरूरत है, यानी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। फारूक हमीद साहब, सर ये इलेक्शन ईयर यानी 1 साल है शायद 2018, उससे पहले हुकूमत से इस्तीफे के मुतालबे, यानी बड़ा जोर सियासी माहौल इस वक्त इंतहाई पेचीदा और एक कंफ्यूज्ड माहौल में हम इस वक्त रह रहे हैं। सर ये बोल्ड पॉलिसी इनिशिएटिव्स फारूक हमीद साहब क्या इसहाक डार साहब ले सकते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब ले सकते हैं, या क्या केयर टेकर गवर्नमेंट का इंतजार करें जून 2018 तक वो आके लेंगे, या ये डिस्फंक्शनल तरीके से कब तक हम चलते रहेंगे? चल तो नहीं सकते, लगता नहीं है कि हम चल सकेंगे ज्यादा, जो इंपोर्ट कवर अब है। तो क्या करना है फारूक हमीद साहब, कौन करेगा और कैसे करेगा? फारूक हमीद साहब। सफियान आप काइंडली 2 मिनट जरा आप मुझे मौका दे दें। पहली बात तो यह है कि मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शाहिद खान अब्बासी, वो तो खुद एलएनजी टेंटेड हैं, वो तो खुद अपने इस फिक्र में है कि कल को उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया सुप्रीम कोर्ट में जो शेख रशीद साहब लेके जा रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट एलएनजी के बारे में, तो वो वहाँ पे क्या जवाब देंगे। आप जब ऐसी सूरत हाल हो, आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर फरूक साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल विल, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल विल के साथ एक कमिटमेंट भी होती है और साथ एक नेक नियति भी होती है। मुझे इन लोगों में वो चीज़ नजर नहीं आ रही। अगर आपने गवर्नर्स का नाम लिया, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त 50+ के आपके गवर्नमेंट में वजीर हैं, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट, और वो सारे क्या कर रहे हैं? वो जाहिर बात है बड़े हैवी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं मेरे आपके टैक्स पेयर के खर्चे के ऊपर, और काफी वज़रा का तो टाइम तो अकाउंटेबिलिटी कोड के बाहर लगता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नेंस, वो अपने एरिया ऑफ मिनिस्टरशिप में गालिबन लगता है इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें इस हम क्या सूरत हाल देखते हैं, 40 BMW, लैंड क्रूजर सरकारी और ये तमाम वो चल रहे हैं। जब भी अकाउंटेबिलिटी कोड के मामला आते हैं वो पूरी फैमिली के लिए, तो वो कौन पैसे दे रहा है? मैं और आप ही दे रहे हैं ना। तो ये इनकी अगर जिनका माइंडसेट ये हो, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सख्त फैसले करेंगे, वो मुश्किल फैसले करेंगे। होना क्या चाहिए? चले फाइनेंशियल इमरजेंसी का आप लफ्ज निकाल दें, मैं कहता हूं कोई नेशनल इमरजेंसी का जो रिकवरी है वो इकोनॉमी का नेशनल इकोनॉमी रिकवरी प्लान को बनना चाहिए, कोई नेशनल ऑस्टेरिटी प्लान। वो आइन में तो 235 आर्टिकल है, शायद उसी के तहत जरदारी साहब ने फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की। आप कह रहे हैं कोई नेशनल इमरजेंसी या कुछ और इस्तिलाह निकाल लें क्या, या आइन में से ढूंढ के निकाल लें, या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप फारूक हमीद साहब? भाई देखे फिर खुल के बात करें। फिर ये है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाए और वहां पे मामला जो है वो पेश करें कि प्रेसिडेंट साहब के पास जाएं कि जनाब ये सूरत हाल है, फिर आप बताएं क्या करना है, अदलिया के पास जाएं। ये सूरत हाल तो यही है। अच्छा, और डॉक्टर अशफाक हसन साहब एक बार फिर खुशामदीद सर। आर्टिकल 235 प्रोक्लेमेशन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आसिफ जरदारी साहब की तरफ से मुतालबा पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया है। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या मौजूदा मसाइल का हल है अशफाक हसन साहब, या ये मसाइल को और पेचीदा कर देगा, या इससे हल नहीं निकलेगा साहब की नजर में? आई डोंट नो कि हमारे मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने डिटेल पढ़ा भी है कि नहीं, कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी में लिखा क्या हुआ है जी। इसमें अगर आप गौर से पढ़ें तो जब प्रेसिडेंट साहब ये नाफिज करते हैं जब ये, तो हुकूमत वक्त को ये इख्तियार है कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को भी कट कर दे। तो अब आप खुद सोचें कि किया धरा किसी और का, माल किसी और ने बनाया, सजा ये गरीब सरकारी मुलाजमीन को आप देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है यार। ये
ग्रीक में इन्होंने जब ग्रीक डिफॉल्ट कर रहा था और IMF के पास और यूरोपियन यूनियन और जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर उनको बेल आउट किया था, तो उस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी उन्होंने भी लगाया था और जिन लोगों की तनख्वाह 100 यूरो थी उसको कट करके 40 यूरो कर दिया गया था, नंबर 1। और दूसरी तरफ से बहुत सारे जो सब्सिडीज उनको मिल रहे थे उन सब्सिडीज को भी विथड्रॉ कर दिया, तो उनके एक्सपेंडिचर बढ़ा दी और तनख्वाहें ड्रास्टिक रिडक्शन की गई थी। तो क्या हुआ, आज तक ग्रीस जो है वो उस क्राइसिस से नहीं निकला है आज तक। तो लोगों को समझना चाहिए अननेसेसरी पैनिक फैलाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ये चैलेंजेस जैसे मैंने पहले भी कहा कि माजी में ये होते रहे हैं, इस वक्त सर जोड़ के बैठने की चीज है और जो हुकूमत वक्त है उसको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। मुश्किल ये हो गया है कि ऐसे टाइम पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाए बॉन्ड फ्लोट करने के लिए तो उसका बड़ा नेगेटिव पड़ेगा असर। आपने देखा कि ये IMF वर्ल्ड बैंक के एनुअल मीटिंग में मना कर दिया गया था कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएगा। तो जब ये सूरत हाल हो, कैप्टन ऑफ द टीम का जिसने ये सारे एक्शन लेने हैं उसकी जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी अगर इतनी खराब हो जाए, मुल्क के अंदर भी जो है बिजनेसमैन वगैरह, ये फारूक सलीम साहब को मालूम है कि अभी हम कराची में थे, आप पूछे पाकिस्तानी बिजनेसमैन से कि उनके क्या अपने व्यूज थे। तो ऐसे शख्स इस वक्त कैप्टन बना हुआ हो और जब हमें इस किस्म के चैलेंजेस के सामना है, सही बात है सर, तो ना मुल्क का इन्वेस्टर उसको ट्रस्ट करेगा ना बाहर वाले करेंगे। फारूक सलीम साहब, तो आपकी तरफ भी जो अशफाक हसन साहब ने बात की है कि बैठे हल निकालें, और इस पर फारूक हमीद साहब ने भी कहा, तो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग का हवाला, कमेटी का हवाला दिया है साहब ने। सर, इज दैट द राइट फोरम फारूक सलीम साहब? क्या वहां बैठकर हल करें या ढूंढें हल को? फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं बल्कि नेशनल इमरजेंसी या कोई और इस्तिलाह या कोई और हल? फारूक सलीम साहब देखिए, इमरजेंसी जैसे डॉक्टर इशफाक साहब ने, मैं उनसे एग्री करता हूँ, इमरजेंसी का नाम लगा देना और पूरे मुल्क में एक पैनिक फैला देना ये कौमी मुफाद में नहीं है। लुब्बे लुबाब ये है कि इस वक्त ज़ाती मुफादात जो हैं शरीफ ख़ानदान के, वो टकरा रहे हैं पाकिस्तान के कौमी मुफादात से। उनके मुफाद में ये लग रहा है कि पाकिस्तान में कैओस फैले, उनके मुफाद में ये लग रहा है कि किसी तरीके से उनके जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उनको किसी तरह डिले कर दिया जाए, किसी तरह रोक दिया जाए, किसी तरह उनका रुख मोड़ दिया जाए। तो ये जो बुनियादी तजाद नजर आ रहा है जिसमें जाती मुफादात पाकिस्तान के कौमी मुफादात के साथ टकरा रहे हैं, जरूरत इस चीज की है कि इन